तो यार आज हम अपने फिज़िक्स का बिल्कुल एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यहाँ पे लिखी है मैंने हेडिंग। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है क्लास 12th के एक बहुत बड़े से सेक्शन का पहला चैप्टर है। तो बड़ा सा सेक्शन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म, जिसमें हम चार्जेस की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, उसके इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़, उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। आगे हम बहुत कुछ अलग अलग बातें करेंगे। और ये जो चैप्टर्स होने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म के, इसमें जो बहुत सा पार्ट है ना, वो हमने 10th में कवर किया था। जब हम 10th में थे तब हमने इसका बहुत सा पार्ट कवर किया था। तो जैसे आपने देखा होगा कि आपने 11th में बेसिक जो चीज़ें थी, 11th की बहुत सी बेसिक चीज़ें फ़िज़िक्स में, मैं बोल रहा हूँ ओनली फॉर फिज़िक्स, मोस्टली फ़िज़िक्स की जो मोस्टली चीज़ें थी वो आपने 9th क्लास में देख रखी होंगी। वैसे ही यहाँ पे भी जो बहुत सारी चीज़ें होंगी वो भी आपने 10th क्लास में देख रखी होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो बहुत ज़्यादा नहीं, पर करंट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जब आप पढ़ रहे होगे तब आप वहाँ पे देखोगे कि बहुत सी चीज़ें रिपीट हो रही है और बहुत सी चीज़ें आपको आराम से समझ में आने लगेगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक बहुत बड़ा विभाग है, मतलब बहुत बड़ा चैप्टर है ये। वैसे एनसीईआरटी में तो इसे 2 चैप्टर में दिया गया है। फर्स्ट तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड फोर्सेस है शायद, मुझे पता नहीं नाम, लेकिन हम जेई के सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे तो उसमें तो हम इसे पूरा कलेक्टिवली इसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही कहते हैं। इसमें जो है हम चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज़ की बातें करते हैं। और ये जो है हम आगे जो भी चैप्टर्स पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म के या करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, कैपेसिटेंस, बहुत सारे का बेस है ये। इसमें बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आगे हम सीधा सीधा वहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ये पूरा बेस है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है एक ऐसी ब्रांच है फिज़िक्स की जिसमें हम चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। चार्ज क्या कैसे अपने इफ़ेक्ट्स लाता है अपने सराउंडिंग्स में, या चार्ज अगर चार्ज पड़ा है तो उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं। लेकिन वो चार्ज की जो हम बात करते हैं वो चार्ज रेस्ट पे होता है, मतलब एक जगह पे थमा होता है। एक जगह पे थमा होना मतलब वो चल नहीं रहा है, उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है, उसके पास ना ही कोई एक्सेलरेशन है, इट इज़ एट रेस्ट, बिल्कुल रुका हुआ है। तो अब मैंने बोल दिया कि चार्ज की हम पढ़ाई करेंगे, लेकिन अब अगर आपने 9वीं 10वीं नहीं पढ़ी होगी तो आपके मन में ये भी डाउट हो सकता है कि अब चार्ज क्या चीज़ होती है, चार्ज क्या भला है। तो यार चार्ज के बारे में भी हम पहले कुछ बेसिक डिस्कशन कर ही लेते हैं, क्योंकि यही हमारे पूरे चैप्टर का बेस बिल्ड करेगा। तो चार्ज क्या होता है वो भी हम जान ही लेते हैं। तो चार्ज जो है ऐसे कोई चीज़ नहीं होती है, मतलब अगर देखा जाए तो ऐसे कोई बहुत प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है ये जो है हम अपनी थ्योरी डेवलप करने के लिए हमने एक कॉन्सेप्ट निकाल रखा है। जैसे हम राइट साइड को पॉजिटिव मान लेते हैं और लेफ़्ट साइड को नेगेटिव मान लेते हैं, वैसे ही हमने अपनी चीज़ों को आसान करने के लिए, ताकि हम अपने फिज़िक्स की पढ़ाई को आसान कर पाए, इसलिए हमने चार्ज का कॉन्सेप्ट निकाल रखा है। तो चार्ज जो है वो एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैटर की। मैटर यानी सॉलिड, लिक्विड, गैशियस, और जो 2 आपने पढ़े होंगे वो 11th 12th सॉरी क्लास 10 9th में, लेकिन वो यहाँ पे हम नहीं देखेंगे। हम बस सॉलिड, लिक्विड और गैशियस स्टेट ऑफ मैटर की डिस्कस कर रहे हैं। तो वो जो मैटर की प्रॉपर्टी होती है जिसके वजह से वो अपने सराउंडिंग्स में कुछ चेंजेस ला सकता है। अब वो चेंजेस इलेक्ट्रिकल भी हो सकते हैं, वो चेंजेस मैग्नेटिक भी हो सकते हैं। वो अपने सराउंडिंग्स में भी कुछ चेंजेस ला सकता है और उसके ऊपर भी सराउंडिंग्स की वजह से कुछ चेंजेस आ सकते हैं। अब ऐसे आपको पता होगा कि चार्ज जो है 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव होते हैं। पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रेपेल करते हैं। अगर 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को रेपेल करेंगे। अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मतलब लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये चार्ज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब आपको ये भी डाउट हो सकता है कि हम इसे पॉजिटिव नेगेटिव ही क्यों कहते हैं। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इसे पॉजिटिव नेगेटिव बुलाएं, ऐसे कोई कन्वेंशन पहले से फिक्स्ड है इसलिए हम इसे पॉजिटिव नेगेटिव कहते हैं। नहीं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप राम श्याम बंधु संधु कुछ भी आप कह सकते हो। अगर साइंटिस्ट ने इसका कुछ और नाम रखा होता तो आज हम वो पढ़ रहे होते। बट क्योंकि स्टार्टिंग से ऐसी चीज़ें जो उन्होंने प्रॉपर्टीज़ देखी चार्ज की, तो उस हिसाब से उन्हें 2 टाइप के अलग अलग चार्जेस दिखे, तो उन दोनों का कुछ नाम रखना था, तो उन्होंने पॉजिटिव नेगेटिव रख दिया। तो पहले तो चार्ज के बारे में कुछ लिखो। बहुत ज़्यादा मैंने बकवास कर दी, इतनी बकवास करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी
चार्ज क्या होता है वो जान लेते हैं। तो चार्ज इज प्रॉपर्टी, वैसे आपको बेसिक पता ही होगा, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच it can create electric and magnetic effects in surroundings and experience the same। मतलब वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स क्रिएट भी कर सकता है और साथ ही में उन्हें एक्सपीरियंस भी कर सकता है। मतलब अगर यहाँ पे कोई एक चार्ज है, यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, ये मान लो कोई प्रोटॉन है, आपने न्यूक्लियस वगैरह क्या होता है, एटम का क्या अरेंजमेंट होता है वो आपने पढ़ रखा होगा। तो पॉजिटिव चार्ज का जो सबसे प्राइम एग्जांपल होता है वो हम प्रोटॉन को लेके चलते हैं, और वहीं पे नेगेटिव चार्ज का सबसे प्राइम एग्जांपल हम इलेक्ट्रॉन को लेके चलते हैं। लेकिन अभी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन छोड़ो, मान लो कि ये कोई पॉजिटिवली चार्ज यहाँ पे स्फीयर है, ये कोई पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और यहाँ पे कोई नेगेटिवली चार्ज स्फीयर है। तो ये एक दूसरे को आप जानते हो कि रिपेल कर रहे हैं, मतलब ये एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, कुछ फोर्स लगा रहे हैं। वो फोर्स भी हम आगे पढ़ेंगे, जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। ये एक दूसरे के ऊपर कोई तो फोर्स लगा रहे हैं जिसके वजह से ये एक दूसरे से, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ यार, ये नेगेटिव है ना, तो ये एक दूसरे की तरफ एक फोर्स लगाएंगे जिसके वजह से ये अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि ये अपोजिट चार्जेस है इसलिए एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं तो ज़रूर इनके बीच में कोई फोर्स लग रहा होगा। तो वो जो फोर्स इनके बीच में लगता है उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, कोलम्बिक फोर्स, बहुत कुछ उसे हम कहते हैं। तो उसे हम आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी हमारा ये मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे इसके वजह से इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, तो इसके वजह से इसके ऊपर एक इफ़ेक्ट आया। ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके वजह से नेगेटिव चार्ज पे एक इफ़ेक्ट आया, और वहीं पे नेगेटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव चार्ज ने भी कुछ फील किया, उसने कुछ एक्सपीरियंस किया। क्या एक्सपीरियंस किया, नेगेटिव चार्ज की तरफ एक पुल एक्सपीरियंस किया। तो चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके वजह से कोई भी जो चार्ज्ड बॉडी है, वो बॉडी कैसी भी हो सकती है, तो वो चार्ज बॉडी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स क्रिएट भी करती है और एक्सपीरियंस भी करती है। तो चार्ज का तो यार बेसिक मतलब यही होता है, और कुछ अलग से मैं इसमें नहीं बता सकता। तो चार्ज की अब हम अगर ऐसे देखें तो यूनिट क्या होती है, तो जैसे हर चीज़ की यूनिट होती है, हमने पढ़ रखी है, स्पीड वगैरह हमने पढ़ रखा है तो उसकी भी यूनिट होती थी, मीटर्स पर सेकंड वगैरह वगैरह। तो वैसे ही चार्ज की हम एसआई यूनिट अगर देखें तो इसकी एसआई यूनिट जो होती है कूलम्ब होती है। कूलम्ब जो है एक साइंटिस्ट का नाम था, कूलम्ब साइंटिस्ट ने ही चार्ज के बारे में बहुत कुछ ऐसे बातें करी थी, और साथ ही में उसने ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो इनके बीच में लगता है उसके बारे में बताया था। तो उस उनके ही नाम पे हमने इसका नाम रख दिया, जैसे हमने फोर्स की यूनिट का नाम न्यूटन रख दिया था। तो ऐसे ही बहुत सारे साइंटिस्ट्स को ऐसे हम रिस्पेक्ट देने के लिए ऐसे काम करते हैं। तो इसे हम एब्रीविएट कैसे करते हैं, इसे हम सी लेटर से एब्रीविएट करते हैं, कैपिटल सी से। और एक चीज़ आपको, मतलब ऐसे कोई ये ज़रूरी चीज़ नहीं है, बट ऐसे मैं बताना चाहूँ तो ये जो कूलम्ब है ना, इसका जो सी होता है ना, अगर आप इसे यूनिट के लिए लिख रहे हो तो ये सी आपको छोटा लिखना होता है। मतलब यहाँ पे मैंने बड़ा लिखा है, माय मिस्टेक, बट ये जो सी होना चाहिए ये छोटा होना चाहिए अगर हम यूनिट यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं। अगर आपको यूनिट में लिखना है तो आपको ऐसे कूलम्ब लिखना चाहिए। अगर आप ये सी बड़ा रख रहे हो तो आप कूलम्ब जो आदमी है उसे दिखा रहे हो, उसे दर्शा रहे हो। लेकिन अगर आप ये छोटा लिख रहे हो तो आप कूलम्ब यूनिट को दर्शा रहे हो, और उसे कैपिटल सी से एब्रीविएट किया जाता है, वो तो है ही। तो मैं वही कहना चाहता था, और कोई ऐसे अलग सी बात नहीं है। तो डायमेंशंस क्या होते हैं इसके, तो डायमेंशंस जो इसके होते हैं वो हम आई इंटू
टी कहते हैं। आई इंटू टी क्यों कहते हैं वो आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, अगर आपने पढ़ा है तो करंट के बारे में पढ़ रखा होगा। अभी हम वो सब चीज़ें नहीं डिस्कस करना चाहते हैं, बट फिर भी बेसिक आपने पढ़ रखा होगा तो उससे मैं बता देता हूँ, या याद रखना चाहो तो रख सकते हो ये चीज़। बट करंट आपको पता होगा कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, तो क्यू बाई टी होता है। तो हमारा जो करंट होता है वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो उसकी डायमेंशन जो होती है वो आई या कैपिटल ए से डिनोट की जाती है। तो आई है, और टाइम की जो होती है वो कैपिटल टी होती है, इसलिए हम इसे आई टी ऐसे लिखते हैं। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, या पहले से पता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये जो कुलम्ब है, ये कुलम्ब अपने ऐसे लोगों को बोलते हुए देखा होगा 1 कुलम्ब चार्ज है किसी बॉडी पे। तो 1 कुलम्ब ऐसे सुनने सुनाने में तो ऐसे बोल देते हैं हम कि किसी के ऊपर 1 कुलम्ब चार्ज है, लेकिन 1 कुलम्ब बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज हो गया। मतलब ऐसे छोटा मोटा कोई चार्ज नहीं हुआ, वो 1 कुलम्ब ऑफ चार्ज इज़ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज। ऐसे बोलने में तो हमें लगता है कि हमने 1 कुलम्ब बोल दिया, किसी बॉडी पे 1 कुलम्ब चार्ज है, बट 1 कुलम्ब इज़ अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज। तो आपको ये मन में रखना है कि 1 कुलम्ब एक बहुत ही बड़ी संख्या है। ऐसे बोलने में तो हमें कोई छोटी मोटी सी लगती है, और ये बड़ी संख्या क्यों है ये भी मैं आगे आपको जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ाऊँगा तब मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों है, ये इतनी बड़ी संख्या क्यों है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। उसकी कोई चिंता करने की बात नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगा कि 1 कुलम्ब का अगर कोई 2 चार्ज है तो 1 कुलम्ब के दोनों चार्ज भी एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रहे होंगे, और वो फोर्स बहुत ज़्यादा होगा। तो वो आप देखोगे तो आपको खुद भी समझ में आने लगेगी ये चीज़ें। तो अब जो है हम कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर लेते हैं चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज़ अगर डिस्कस करें तो आज के लेक्चर में शायद मैं चार्ज ही कंक्लूड कर पाऊँगा। मैं कुछ 20 मिनट्स तक का ये लेक्चर रखना चाहूँगा, क्योंकि ज़्यादा बड़े मैं लेक्चर रखना नहीं चाहता। तो चार्ज जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। अब चार्ज तो प्रॉपर्टी है किसी बॉडी की, हम अगर इसे क्वांटिटी में डिनोट कर रहे हैं तो हम इसे स्केलर लेते हैं। मतलब इसकी ये नेगेटिव पॉजिटिव तो हम ऐसे दर्शाने के लिए करते हैं कि वो नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है, मतलब उसका कोई ऐसे सिग्निफिकेंस डायरेक्शन से नहीं है। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है। अगर एग्जांपल कोई पूछ ले तो पॉजिटिव चार्ज का प्राइम एग्जांपल तो हम प्रोटॉन दे सकते हैं। प्रोटॉन जो कि एटम के सेंटर में होता है, उसके न्यूक्लियस के सेंटर में होता है। और नेगेटिव चार्ज का प्राइम एग्जांपल हम इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसका चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो सबसे छोटा चार्ज पॉसिबल है किसी भी बॉडी पे, मतलब उतना चार्ज तो किसी भी बॉडी पे होगा ही, उससे छोटा चार्ज किसी बॉडी पे नहीं हो सकता। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, हम जो है इसे ई से डिनोट करते हैं, और ये ई की जो वैल्यू होती है ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम्ब होती है। अब 1 कुलम्ब बहुत बड़ा होता है, मैंने कहा ही था, और ये कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 -19 मतलब आप समझ ही सकते हो, ये -19 के ऑर्डर में चला गया। तो ये एक ही बहुत ही छोटा चार्ज हुआ, मतलब इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता भी नहीं होगा आसपास के सराउंडिंग्स में। तो आप खुद भी ऐसे एक्सपीरियंस कर सकते हो, मतलब खुद भी ऐसे फील ले सकते हो कि ये बहुत ही एक छोटा चार्ज हो गया। तो ये सबसे छोटा चार्ज किसी भी बॉडी पे पॉसिबल है। इसे जो है हम ऐसे नेगेटिव से दर्शा देते हैं, और सेम जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन पे होता है, बट वो पॉजिटिव से हम दर्शाते हैं, मतलब ऐसे पॉजिटिव साइन लगा देते हैं। इसे भी ऐसे ई से ही डिनोट करते हैं, बट ज़्यादातर जो है इलेक्ट्रॉन के लिए ही हम ई को यूज़ करते हैं, तो वो आप याद रख सकते हो। ये आपको पता भी होगा कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम्ब होता है। और इलेक्ट्रॉन का अगर हम मास देखें तो अप्रॉक्सीमेटली इसका मास 1.7 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। तो अगर आपको कोई मास पूछ ले इलेक्ट्रॉन का, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैं ऐसे डिनोट करूँगा, इलेक्ट्रॉन को ई लिखूँगा और ऊपर ऐसे माइनस लगा दूँगा। प्रोटॉन को डिनोट करने के लिए हम ज़्यादातर ऐसे यूज़ करेंगे, ऐसे ई
और ऊपर एक प्लस लगा देंगे। वैसे ज़्यादा ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं, लेकिन फिर भी। तो इसका जो अप्रॉक्सीमेटली वेट जो होता है, इसका वेट नहीं सॉरी मास, अब हम बड़े हो चुके हैं तो वेट और मास में हमें डिफरेंस पता है, इसलिए हम इसे वेट नहीं कहेंगे। तो मास जो होता है एक इलेक्ट्रॉन का वो कितना होता है, सॉरी ये प्रोटॉन का मास होता है, मैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास में कंफ्यूज हो गया। तो ये हमारे प्रोटॉन का मास होता है, और मास जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो इससे भी कम रहता है। अब आपको ये तो पता ही होगा, आपने पढ़ रखा होगा कि जो मास होता है प्रोटॉन का वो ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से। तो आप अभी मैं लिखूँगा तो आप खुद ही देख सकते हो, 9.1 इंटू 10⁻31 kg जो है हमारे इलेक्ट्रॉन का मास होता है। तो ये जो है -31 के ऑर्डर में और ये -27 के ऑर्डर में। तो ये भी तो बहुत ही कम है, एक प्रोटॉन का मास भी बहुत ही कम है, बट इलेक्ट्रॉन से तो कई गुना ज़्यादा है ही, तो वो तो हम देख ही सकते हैं। और ये तो अगर हमें ऐसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जहाँ तक हमारी बातें कंसर्न्ड है, उससे हम ऐसे कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं कि अगर कोई कह रहा है कि कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज्ड है, कोई बॉडी क्या है नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो उस पर क्या है अबेंडेंस है इलेक्ट्रॉन्स का, उसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा है, प्रोटॉन्स के मुकाबले उसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा है, इसलिए वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। मतलब उसके एटम में जो है प्रोटॉन्स की संख्या अगर 2 है तो इलेक्ट्रॉन्स की 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। अगर 3 है तो हम कहेंगे उस पर +1 चार्ज है, अगर 4 है तो उस पर हम कहेंगे प्लस नहीं -1 चार्ज है, -2 चार्ज है। तो मतलब नेगेटिव चार्ज होने का मतलब ऐसा है कि उसमें क्या है अबेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। वहीं पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज होने का ये मतलब है कि उसमें डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ऐसा नहीं है कि अबेंडेंस ऑफ प्रोटॉन्स है। प्रोटॉन्स हम ऐसे यूजुअली खींच नहीं सकते, प्रोटॉन्स को किसी भी एटम से निकालना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है। तो ज़्यादातर तो इलेक्ट्रॉन्स ही ऑर्बिट के आसपास घूमते रहते हैं, तो उन्हें निकालना थोड़ा कंपैरेटिवली ईजियर होता है, इसलिए जो कंपैरेटिवली ईजियर काम होता है उस पर हम जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की कमी यानी कोई बॉडी क्या है पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और इलेक्ट्रॉन का अबेंडेंस यानी वो बॉडी क्या है नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो ऐसे आप कंक्लूजन लगा सकते हो। अब जो हम सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी चार्ज की देख रहे हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी चार्ज जो है क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है। अब क्वांटाइज्ड होने का मतलब क्या है कि ये कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ ही ले सकती है। स्पेसिफिक वैल्यूज़ क्यों ले सकती है, अब उसका भी आप अर्थ देखो। तो हम जो है चार्ज को डिनोट करने के लिए क्यू को ऐसे यूज़ करते हैं, और इसकी वैल्यू जो है n इंटू ई होती है। ई जो है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ई इज इक्वल टू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यू कैन से, एंड n क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये n जो है, अब आप q इज इक्वल टू एन ही है, तो इलेक्ट्रॉन क्या 0.5 हो सकता है? कोई इलेक्ट्रॉन आपने अगर कहा कि हमने किसी बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया किसी तरीके से, अब वो अभी मत देखो कि हमने कैसे निकाला है, मान लो कि ये कोई बॉडी थी, इस पे ऐसे एक इलेक्ट्रॉन था, हमने क्या किया इसे किसी तरीके से बाहर निकाल के यहाँ ला दिया। अब बाहर निकाल के आपने यहाँ ला दिया तो इससे आपने कितना चार्ज निकाल लिया, इससे आपने एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाल लिया। अब आप ऐसे तो नहीं कर सकते थे ना कि इलेक्ट्रॉन को बीच में से काट दिया और आधा इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, आधा उधर रहने दिया। इलेक्ट्रॉन कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि उसे आप फ्रैक्शनल वैल्यूज़ उसको आप दे दो। तो इसलिए जो है चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। चार्ज को आप फ्रैक्शनल वैल्यूज़ नहीं दे सकते हो, वो इंटीजर वैल्यूज़ ही ले सकता है। और ये ई जो है, इसमें ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। तो ये तो बहुत ही एक बेसिक सा इसमें फंडा यूज़ हो रहा है। ऐसे देखने में बड़ा लग रहा होगा बट बहुत ही बेसिक चीज़ है ये, क्योंकि चार्ज जो है हम इलेक्ट्रॉन को सबसे छोटी यूनिट चार्ज का मान के चलते हैं, होती भी है। तो हम चार्ज को नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इंटू इलेक्ट्रॉन्स, अगर किसी बॉडी में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स मान लो 10 है, तो हम क्या बोलेंगे उसके ऊपर चार्ज कितना होगा 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, यानी 16 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। अब इसमें जो है ये
आएगी, जो ये वैल्यू आएगी, ये चार्ज को डिनोट कर रही है। तो ये n जो है हमारा इंटीजर ही हो सकता है, ये कोई फ्रैक्शनल या रैशनल नंबर नहीं हो सकता, दिस इज़ ओनली अ इंटीजर। फिर एक बहुत ही बेसिक सी बात है कि लाइक चार्जेस जो है एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस या अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यानी पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। पॉजिटिव एंड पॉजिटिव है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। नेगेटिव नेगेटिव है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब मैंने यहाँ पे पीछे जो है ये गलती कर दी थी कि यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लिया था मैंने, ये रब क्यों क्या पता नहीं, दिमाग में क्या क्या चलता रहता है। और मैंने क्या कर दिया था, इन दोनों को रिपेल करवा दिया था। तो रेपेल नहीं होते हैं, लाइक चार्जेस एक दूसरे को रेपेल करते हैं। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता तो हाँ ये रेपेल ही करते एक दूसरे को, बट यहाँ पे क्योंकि अपोजिट चार्जेस हैं, अनलाइक चार्जेस हैं, दो ही टाइप के तो चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव है अगर, तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ना कि रेपेल करेंगे। और एक चीज़ आपने काइनेमेटिक्स में देख रखा होगा कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड वगैरह ये जो होती है फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ होती है। मतलब ये हर फ्रेम के लिए अलग होती है। मतलब आप अगर रेस्ट से उन्हें देख रहे हो तो आपको कुछ अलग दिखेगा। मतलब आप किसी बस में बैठे पैसेंजर को देख रहे हो तो आपको तो लग रहा है कि वो मूव कर रहा है, लेकिन वहीं पे कोई बस में बैठा आदमी उस पैसेंजर को देख रहा है तो उसे क्या लग रहा है, वो बंदा रेस्ट पे है। तो वो क्या है, एक तरीके से फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी है। लेकिन चार्ज जो है ये फ्रेम इंडिपेंडेंट होती है, इसे फ्रेम से कोई मतलब नहीं होता है। मैं जो बोल रहा हूँ ये आप अपने बुक में लिख लो कि चार्ज जो है ये फ्रेम इंडिपेंडेंट है, इसे फ्रेम से कोई मतलब नहीं है। अब आपको अगर 10 किलोमीटर से भी आप किसी चार्ज को देख रहे हो, वैसे देख नहीं सकते लेकिन मान लो हाइपोथेटिकल केस ले लो, तो ऐसा नहीं है कि किसी बॉडी पे चार्ज कम ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए और वहीं पे उसके पास जो बंदा है उसके लिए कम ज़्यादा हो जाएगा। जितना चार्ज है उस पर चार्ज उतना ही रहेगा, ना कि कम ज़्यादा होगा। फिर एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो मैं लिख के दिखाऊंगा। तो चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, एक आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज कंजर्व्ड होता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय आइसोलेटेड? आइसोलेटेड का वैसे तो आइसोलेटेड मतलब आपको पता ही होगा। तो आइसोलेटेड मतलब आसपास कोई और चार्ज नहीं है। मतलब मान लो कि ये कोई ऐसे सिस्टम है, मतलब इसके आसपास इसका किसी से नाता नहीं है आजू बाजू में, और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है। तो ये एक दूसरे पे जो भी इफ़ेक्ट्स लाएंगे वो इसी सिस्टम के अंदर होगा। यहाँ से कोई भी चार्ज बाहर नहीं जाएगा, यहाँ से कोई भी चार्ज घटेगा नहीं, यहाँ पे कोई भी चार्ज बढ़ेगा नहीं। मतलब अगर मान लो कि यहाँ पे हमने कैसे तो इसके जो है इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए, तो इलेक्ट्रॉन्स मान लो कि यहाँ कहीं तैरने लगे, ऐसे छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ तैरने लगे, तो यहाँ पे लेकिन वो इसी सिस्टम में है, तो पूरे सिस्टम का अभी भी जो चार्ज है उतना ही है। हाँ मैं मानता हूँ कि इस वाले स्पेसिफिक चार्ज्ड बॉडी के ऊपर से चार्ज कम या ज़्यादा हुआ है, बट पूरे सिस्टम का चार्ज जो है वो कांस्टेंट है, उस पर चार्ज जितना था उतना ही है, उसका चार्ज ना ही घटा है ना ही उसका चार्ज बढ़ा है, उसका जो नेट चार्ज है वो इक्वल ही है। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि नेट चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब जितना चार्ज है उतना ही रहेगा। अगर आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है तो अलग बात है, लेकिन हम आइसोलेटेड सिस्टम की फ़िलहाल बात कर रहे हैं तो उसके लिए ये रिलेवेंट है, तो ये आपको याद रखना है। और ज़्यादातर जो आइसोलेटेड सिस्टम्स ही दिए रहते हैं क्वेश्चंस जो हम करते हैं, तो उसमें आपको ये बात याद रखनी है। अब कुछ और बातें हैं, लेक्चर बहुत ही बड़ा हो गया है तो मैं ऐसे वर्बली वो बातें बोल लेता हूँ, कोई बहुत इंपॉर्टेंट बातें नहीं है लेकिन थोड़ा मैं आपको फील दिलाना चाहूँ तो ऐसे बोल सकता हूँ। तो कोई चार्ज अगर रेस्ट पे है तो वो जो है अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्रिएट कर सकता है। मतलब कोई मैग्नेटिक इफेक्ट्स वो क्रिएट नहीं कर सकता है। अब वो क्यों नहीं कर सकता है, कैसे नहीं कर सकता है, वो हमें अभी नहीं जानना है। बस आपको ये जानना है कि अगर कोई चार्ज रेस्ट पे है तो वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से अपने सराउंडिंग्स में क्रिएट कर सकता है या एक्सपीरियंस भी कर सकता है।
वो ना मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स क्रिएट कर सकता है और ना ही एक्सपीरियंस कर सकता है। साथ ही में कोई चार्ज अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स को क्रिएट या एक्सपीरियंस कर सकता है। कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है, मैंने क्या बोला है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, मतलब ये कोई चार्ज बॉडी है उसको आपने कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करा रहे हो आप। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव करा रहे हो तो वो अपने सराउंडिंग्स में मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट्स दोनों भी क्रिएट कर सकता है और दूसरों की वजह से एक्सपीरियंस भी कर सकता है। बट वहीं पे अगर किसी चार्ज को आप एक्सेलरेट करा दो, मतलब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट ना रखो, तो वो जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस छोड़ने लगेगा। आपको रेडिएशन के बारे में पता होगा। अभी बस मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो, अपने दिमाग में रखना कि ऐसी चीज़ें होती है। अगर लिखना चाहो तो नोट भी कर सकते हो, बट ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट बातें नहीं है, बट मुझे बताना अच्छा लगता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं भी आपको पता हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मैंने प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे नोट की हैं यूँ तो आपको पता होनी ही चाहिए। और फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है ये भी पता होनी चाहिए, आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज कंजर्व्ड होता है ये भी पता होना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले लेक्चर में जो है हम कंडक्टर्स वगैरह और हम किसी बॉडी को चार्ज कैसे कर सकते हैं वो अगर हो पाया तो वो डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय।